Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 23rd April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ आवर फर्स्ट आर्टिकल इज सीबीआई बुक्स लॉयर एंड हिज एनजीओ फॉर एफसीआरए वायलेशन. अब यहाँ पे ये हुआ है कि एक लॉयर है ऋत्विक दत्ता जी और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट. ओके, अब इनके ऊपर यहाँ पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उन्होंने क्या किया है, जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है एफसीआरए है, उसके जो कुछ प्रोविजंस हैं उसको उन्होंने क्या किया है, वॉलेट किया है, जिसके कारण यहाँ पे सीबीआई ने उनके अगेंस्ट में यहाँ पे केस रजिस्टर्ड किया है. अब यहाँ पे क्या क्या एलिगेशंस है. पहला एलिगेशन ये है कि ये जो लाइफ एनजीओ है उन्होंने एक यूएस बेस्ड एनजीओ है जिसका नाम है अर्थ जस्टिस. आपको याद रखना है क्या, अर्थ जस्टिस एक यूएस बेस्ड एनजीओ है. उनसे जो देखिए ये जो लाइफ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, इनको यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला था 2013 एंड 14 में 41 लाख रुपीस का उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन रिसीव किया था और उन्होंने क्या किया, ये लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्रिएट किया. ओके, उसके बाद से यहाँ पे ये भी मार्क किया गया कि उन्हें यूएस से 22 करोड़ रुपीस मिले. किसके थ्रू, अर्थ जस्टिस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके थ्रू यहाँ पे मिला ये 22 करोड़ रुपीस और उसको एज अ मार्क कर दिया गया एज अ प्रोफेशनल रिसीट. ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें ये एलिगेशंस है कि जो ये लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है और अर्थ जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों यहाँ पे मिलकर एक साथ इंडिया में कोल प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं. इंडिया में कोल प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं और एट प्रेजेंट यहाँ पर जो हमारा इंडिया का एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड कोल प्रोजेक्ट ECF है, यूरोपियन क्लाइमेट जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं. ओके, अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई. इसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि देखिए हमारा जो एफसीआरए एक्ट है वो ये कहता है कि आप भी अगर कुछ भी फॉरेन यहाँ पर आपको फंड मिलता है तो उस फंड को आपने जिस पर्पस के लिए यहाँ पर लिया है उसी पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करेंगे. आप मतलब अपना जो बेसिक पर्सनल यूज़ है उसके लिए आप उसको यूज़ नहीं करेंगे. बट यहाँ पर ये हुआ है कि लाइफ जो एनजीओ है इन्होंने जो पूरा उनको फंड मिला था तो उसको यहाँ पे किसी जो दूसरे एनजीओ हैं उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया, उसके मतलब कि उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है. तो यहाँ पे टोटली क्या हो रहा है, जो हमारा एफसीआरए एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसका यहाँ पे वॉल्यूशन हो रहे हैं उनके प्रोविजंस का. अब एफसीआरए एक्ट क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं. तो ये है हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. मतलब कि फॉरेन से जितने भी हमारे एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिलता है उसको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया था. ये एक्ट कब आया था, इमरजेंसी के टाइम पर 1976 में, इन एटमॉस्फेयर ऑफ अपीयरेंस दैट फॉरेन पावर्स वर इंटरफियरिंग इन इंडियाज अफेयर बाय पंपिंग इन फंड्स थ्रू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो फॉरेन पावर्स थी वो इंडिया के जो अफेयर्स थे उसको यहाँ पे इंटरफेयर कर रही थी. किस तरीके से इंटरफेयर कर रही थी, तो यहाँ पर जिससे भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं एनजीओज का, है ना, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है. तो यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, फंड के थ्रू उनको प्रमोट कर रहे थे और इस तरीके से वो जो इंडियन सिस्टम है, इंडिया के जो अफेयर्स हैं उस पर इंटरफेयर किया जा रहा था. तो इसी के चलते यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट ने 1969 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट को यहाँ पर रेगुलेशन एक्ट को यहाँ पर सामने लेकर आए गए. द लॉ sought to regulate foreign donation to individuals and associations so that the function in a manner consistent with the value of sovereign democratic republic. अब यहाँ पे इसको इसलिए लेकर आया कि जिससे क्या हो, जो हमारा फॉरेन डोनेशन होता है, फॉरेन से जो भी यहाँ पे डोनेशन होता है उसको हम रेगुलेट कर पाएँ, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के लिए हो या फिर किसी एसोसिएशंस के लिए हो, जिससे कि हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, सोवरेनिटी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, वो यहाँ पर क्या रहे, बने रहें. इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि इट रिक्वायर एवरी पर्सन और एनजीओ विशिंग टू रिसीव फॉरेन डोनेशन टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट. अगर यहाँ पर कोई भी एनजीओ या फिर पर्सन फॉरेन मतलब कि उनको फॉरेन डोनेशन यहाँ पर मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं, तो उसको इस एक्ट के अंदर क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा और हर 5 ईयर में, और जो अपना ये रजिस्ट्रेशन उसको रिन्यू भी कराना पड़ता है. 2010 में इसको क्या किया था, अमेंड भी किया गया था. It was amended in 2010 to consolidate the law on utilization of foreign fund to prohibit their use for any activity detrimental to national interest. अब देखिए ये वाला जो प्रोविजन है,
आपको इसको याद रखना है। ये जो लाइफ एनजीओ है जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे केस रजिस्टर, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है, तो यहाँ पर इस प्रोविजन का क्या हुआ है, वॉल्यूशन हुआ है। 2010 में अमेंडमेंट हुआ है। यहाँ पर जो फॉरेन फंड है उसका मेन यूटिलाइजेशन कैसे करना है, तो वो प्रोहिबिट करता है कि आप उसका यूज इस तरीके से नहीं करेंगे जो देश की नेशनल की जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे, नेशनल की जो एक्टिविटीज, नेशनल इंटरेस्ट की जो एक्टिविटीज है उसको यहाँ पे डेट्रीमेंटल करें। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो लाइफ एनजीओ है और अर्थ जस्टिस, ये दोनों जो एनजीओ हैं वो साथ में मिलकर क्या करना चाहते हैं, इंडिया में जो कोल बेस्ड प्लांट है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, प्रपोज कोल बेस्ड यहाँ पे प्लांट है, बस उसको यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पे अपना जो न्यू कोल बेस्ड प्लांट है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ओके, द लॉ वॉज अमेंडेड अगेन बाय करंट गवर्नमेंट इन 2020। ये एक बार 2010 में अमेंड हुआ था और 2020 में इसको फिर से क्या किया गया, अमेंड किया गया, गिविंग द गवर्नमेंट टाइटर कंट्रोल टू सिक्योरिटी ओवर द रिसीट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड बाय एनजीओज। तो इसमें जो सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा क्या कर दी गई, टाइट कर दिया गया। मतलब आपको फॉरेन फंड यहाँ पे कैसे मिल रहा है उसका और ज़्यादा क्या करने लगा, हमें स्क्रूटनाइज करके आपको फंड यहाँ पर प्रोवाइड करने लगे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज आपके लिए यहाँ पे ये प्रीलिम फैक्ट्स निकल कर आ सकता है। ओके, इसरो लॉन्चेस PSLV C55 विद द 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स। यहाँ पर इसरो ने क्या किया, PSLV C55 से 2 सैटेलाइट्स को, जो सिंगापुर की 2 सैटेलाइट्स है उसको यहाँ पे लॉन्च किया है। ओके, ये सैटरडे को यहाँ पे हुआ। तो देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C55 कैरिंग 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स TELEOS-2 एंड प्राइमरी सैटेलाइट एंड लुमिनाइट 4 a co-passenger took off फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो यहाँ पे ये 2 सैटेलाइट्स को, ये 2 सिंगापुर के सैटेलाइट्स है उसको यहाँ पे हमारे PSLV इसरो ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। अब ये दोनों सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं कि कैसी हैं। कि देखिए, LEOS ये सैटेलाइट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या करेगा, तो इसका काम है कि इट विल बी यूज्ड टू सपोर्ट द सैटेलाइट इमेजनरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ सिंगापुर। यहाँ पर सिंगापुर की जो वेरियस एजेंसीज है उसका यहाँ पे एक इमेजनरी, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एजेंसीज की, उसको यहाँ पे फुलफिल करेगा। एक तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, विल बी एबल टू प्रोड्यूस ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज एंड केपेबल ऑफ इमेजिंग एट 1 मीटर फुल पोलरमेट्रिक रेजोल्यूशन। तो मतलब ये LEOS सैटेलाइट जो है क्या कर सकता है, जो ऑल वेदर, मतलब कैसी भी कंडीशन हो, कैसा भी वेदर हो, उस टाइम पर भी, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, उसका पूरा फुल कवरेज क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इस सिंगापुर के, उनकी यहाँ पे एक इमेज जो है सामने आपके ला सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी लुनेटिक की। तो इसमें ल्यूमिनाइट 4 जो है ये क्या करेगा, कोड डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर, ये भी यहाँ पे I2R जो इंस्टीट्यूट है इसके थ्रू यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसका जो मेन पर्पस ये है कि सिंगापुर में जो नेविगेट करना, जो मेरीटाइम सेफ्टी है उसको बनाए करने, मतलब कि उसका जो मेन एम ये है कि सिंगापुर्स नेविगेशन मैरीटाइम सेफ्टी एंड बेनिफिट द ग्लोबल शिपमेंट कम्युनिटी। तो यहाँ पे जो ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी है उसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, और जो नेविगेशन सिस्टम है मैरीटाइम सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर ये कौन सा सैटेलाइट आ जाता है, ल्यूमिनाइट 4। ओके, तो ये 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इसरो के थ्रू PSLV C55 का यूज करके। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉक्स ऑन कंसेंसस अगेंस्ट वॉर इन यूक्रेन, ट्रेड टाइज लाइकली ड्यूरिंग मोदीज विजिट टू फ्रांस। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि ऑन द नेशनल डे परेड 14 जुलाई को यहाँ पर नेशनल डे परेड है। तो एज अ चीफ गेस्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है। ओके, अब यहाँ पे मतलब कि हम सिर्फ एक अजम्पशन लगा रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें, ये जो मीटिंग होगी उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारे सेवरल फील्ड्स में एग्रीमेंट्स है, जैसे कि ट्रेड, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, ओके, एनर्जी, यहाँ पर इन चीज़ों पर क्या हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या बात की जा रही है कि अब देखिए यहाँ पे डबल विजिट होगी। यहाँ पहले तो अभी तो जुलाई में ये विजिट होने वाली है, जुलाई 14 को ये विजिट होने वाली है। अब ये जाते हैं या नहीं जाते ये हमें नहीं पता, बट एज अ हम यहाँ पे उनको इनवाइट किया गया है तो होगा। नेक्स्ट फिर सितंबर में हमारी क्या होने वाली, G20 की यहाँ पे समिट ऑर्गेनाइज होने वाली दिल्ली में। तो वहाँ भी क्या होंगे, हमारे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और
इंडियन के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे फिर से मीटिंग होगी। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा जो डील है न्यूक्लियर पावर का रिएक्टर्स का जो डील चल रहा है फ्रांस के साथ, उस पर यहाँ पे कुछ हमें जो प्राइसिंग लाइबिलिटी है, जो प्राइसिंग में और लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे जो इश्यूज हो रहे हैं जिसके कारण हमारी जो ये डील है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स की, उसको हम यहाँ पर पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो वेरियस पॉलिसीज हैं, अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जैसा कि रशिया क्या है, रशिया इंडिया का बहुत ही अच्छा पार्टनर है, आप एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। ओके, और ये जो इस टाइम पे जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस इश्यू पर भी क्या होगा, डिस्कशन किया जाएगा। और नेक्स्ट इसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज विज़ चाइना, मतलब कि इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजीज हैं चाइना को लेकर, उस पर भी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है। ओके, तो इसमें ये सारे डायलॉग्स हैं। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि अभी पता है कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो चाइना की विजिट में गए थे, बट उन्होंने ये कहा कि चाइना के साथ हम विजिट में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर क्या है, रशिया एंड चाइना के जो रिलेशन है एट प्रेजेंट में अगर हम देखें तो वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसको हमें जल्द से जल्द क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेकर आना होगा जिसके कारण हम क्या कर सकें, ये कन्फ्लिक्ट को रोक सकें। नेक्स्ट इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया विल अनाउंस अ डील टू परचेज फ्रेंच कंपनी डिजॉल्ट एविएशन राफेल एम। यहाँ पे फ्रेंच कंपनी जो है उससे यहाँ पर हमारी जो डील है उसको अनाउंस करने की बात की जा रही है कि हम क्या करेंगे, फ्रांस से यहाँ पर राफेल एम को परचेस करेंगे। अब जैसे इंडिया क्या करना चाहता है, जो अपना डिफेंस जो सिस्टम है ना, डिफेंस इक्विपमेंट जो हम परचेस करते हैं, जो डिफेंस आइटम्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो उसको डाइवर्सिफाई करना। अभी हम किसके साथ करते हैं, मेनली रशिया के साथ करते हैं। हमारा जो बहुत बड़ा डिफेंस का ट्रेड होता है वो रशिया के साथ होता है, यूएस के साथ भी होता है, रशिया के साथ भी होता है, बट हम किसी एक कंट्री पर रिलाई नहीं रह सकते हैं कि इसलिए हमें क्या करना, जो हमारा डिफेंस ट्रेड है उसको यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना है। इसलिए हमारे साथ फ्रेंच के साथ क्या हो रहा है, हमारे जो डिफेंस पैक्ट है वो साइन किए जा रहे हैं और उससे हम बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हैं उनको यहाँ पे परचेस किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिवाइविंग अ डेड रिवर, अ कल्चर इवेंट टू सेलिब्रेट लीगेसी ऑफ यमुना। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो रिवर्स हैं, आप कह सकते हैं कि गंगा, यमुना, सिंध रिवर, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इन साउथ। तो ये रिवर्स क्या करती हैं, हमारी मतलब कि इंडिया को एक हिस्टोरिकली रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। इंडिया का क्या बताती है, कल्चर बताती हैं। तो ये एक तरीके से आज के टाइम पर हम देखें तो ये रिवर्स एक तरीके से कैसी हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं। इनमें कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। रिवर की एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए तो व्हाट इज रिवर, तो यहाँ पर रिवर की डेफिनेशन बताई गई है कि रिवर क्या है। The definition of a river is that it must have a life which is measured by its capacity to dissolve oxygen। यहाँ पर रिवर बताते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कहा, यमुना रिवर इज अ डेड रिवर। अब वो डेड रिवर है, क्यों डेड रिवर है, क्योंकि उस पर कैपेसिटी ही नहीं है कि वो क्या कर सके, ऑक्सीजन को यहाँ पे डिसॉल्व करे। तो यहाँ पर मतलब कोई भी पर्टिकुलर रिवर है वो कितना ऑक्सीजन अपने आप में यहाँ पे डिसॉल्व कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने की, उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, रिवर की जो लाइफ उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि वेदर इट इज डेड और अलाइव। ओके, तो यहाँ पे इसी के चलते अब ये कहा गया कि जो यमुना रिवर है वो डेड हो चुकी है, बट यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है, डिफरेंट यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स किए जाएंगे जिससे हम क्या करेंगे, जो रिवर है उनकी जो लीगेसी है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, उसको यहाँ पे बताया जाएगा। तो थ्रू वेरियस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फोटो एग्जीबिशन के थ्रू, और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वाटर बॉडीज की जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, शॉर्ट फेस्टिवल फिल्म्स हैं, उसके थ्रू यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिवर्स की जो लीगेसी है उसके बारे में यहाँ पर लोगों को बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट प्रिजर्व्स वुमेन्स एक्सेस टू अबॉर्शन पिल्स इन यूएस फॉर नाउ। अब यहाँ पे यूएस में क्या हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे प्रिजर्व वुमेन्स access to drug used in the most common method of abortion, rejecting lower court restrictions while our lawsuit continues। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम जो यूएस का लोअर कोर्ट था उन्होंने क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। यहाँ पे अबॉर्शन के लिए एक पिल ली जाती है, जो टैबलेट है उसका यूज किया जाता है, माइफ प्रिस्टोन करके एक पिल है उसका यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे
जो माइप्रस्टोन है उसको एक और पिल के साथ मिसोप्रोस्टोल के साथ यूज़ किया जाता है एबॉर्शन के लिए। बट इस पर क्या कर दिया था, जो लोअर कोर्ट है उसने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने ये जो विमेन पिल्स का यूज़ करती हैं, जिस ड्रग्स का यूज़ करती हैं, उसके जो एक्सेस है उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया है कि आप अभी भी क्या कर सकते हैं, इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसको यहाँ पे स्टक डाउन कर दिया है। और स्टिल अभी भी विमेन क्या कर सकती हैं, ये जो पिल है इसका यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं एबॉर्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज 7 वर्स्ट ईयर्स फॉर पोलर आइसिंग मेल्टिंग इन पास्ट डिकेड्स। अब यहाँ पे स्टडी में एक स्टडी हुई है, इसमें सामने आया कि लास्ट के अगर हम पास्ट 7 ईयर्स देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आइस शीट्स हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा लॉस और मेल्टिंग यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं कंबाइनिंग 50 सैटेलाइट सर्वे ऑफ अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड टेकन बिटवीन 1992 एंड 2020, द इंटरनेशनल टर्म ऑफ रिसर्च हैव फाउंड दैट द मेल्टिंग आइस शीट नाउ अकाउंटेड अ क्वार्टर ऑफ ऑल सी लेवल राइज 5-fold इंक्रीज सिंस 1990s। मतलब 1990 से हम यहाँ पे 5 मतलब कि 5 गुना क्या हुआ है, जो आइस है वो यहाँ पे मेल्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो अब तक की एट प्रेजेंट अगर हम रिसर्चर ने ये कहा कि अर्थ पोलर शीट लॉस्ट 7,560 बिलियन टन्स ऑफ आइस बिटवीन 1992 एंड 2020। मतलब हमारा 1992 से लेकर 2020 के बीच में अगर हम देखें तो हमने कितना 7,560 बिलियन, आप सोच सकते हैं 60 बिलियन टन्स यहाँ पर जो आइस शीट है उसको हमने क्या किया, लॉस किया है। उतनी ज़्यादा आइस शीट क्या हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। सबसे ज़्यादा किस ईयर में हुआ, 2019। तो 2019 में हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आइस शीट है मतलब कि 612 बिलियन टन्स का जो है हमें लॉस यहाँ पर हुआ है। अब देखिए इसके यहाँ पे इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा, इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किस पर पड़ेगा, जो आपकी मैराइन इकोसिस्टम है उस पर सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा सी लेवल है वो राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज हैं और जो आइलैंड नेशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सी लेवल पे यहाँ पे सबमर्ज हो जाएंगे। सी लेवल पे यहाँ पे सबमर्ज होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो जो वाइल्ड लाइफ है जो यहाँ पर आप कह सकते हैं, जो पोलार बियर्स हैं इनकी भी जो लाइफ है, जो मतलब कि ऐसे रीजन में रहते हैं तो उनकी लाइफ पर भी क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं आप सभी को पता है। इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हमें ये यहाँ पर जो आइस मेल्टिंग है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका 2015 में यहाँ पे क्या हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनका जो ये जो रिलीज हो रही है इन्वायरमेंट में वो हमारे लिए इसका जो एक्सेस है उसको हमें कम करना होगा, है ना। ये जो रिलीज हो रही है इससे हमें जल्द से जल्द कम करना होगा। और हमने टारगेट रखा था कि हमारा 2 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ का नहीं होना चाहिए। बट एट प्रेजेंट यहाँ पर आप देखेंगे, हमने IPCC की यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ी थी, रिसेंट रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे इमीडिएट एक्शंस नहीं लिए तो इसकी बहुत बड़े जो इम्प्लीकेशंस है वो हमें यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। अब इसी के चलते आप इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं किससे, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसीलिए हम किस पर जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज किस लिए हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, सारी चीज़ें हुई जिसके कारण बहुत ज़्यादा एमिशन हुआ और क्लाइमेट चेंज हुआ। अब यहाँ पर किस पे, डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी क्या कर रही हैं, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास देखिए वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उनको भी क्या, उनके भी कंसर्न्स है, नेशनल इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें क्या करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव होना है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव होना है। इसलिए हम क्या वेरियस प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करना, मिथेनॉल ब्लेंडिंग करना, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करना, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सारी एनर्जीज का यूज़ करना, जिससे कि हम क्या कर सकें, ग्रीन हाउस गैसेस का जो हम कोल के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको यहाँ पर कम करना, जिससे हम क्या कर सकें, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको यहाँ पर रोक सकें। बट इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, एमिशन कर रही हैं। बट आपको यहाँ पर ये समझना होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही इतना फंड है। तो जितनी भी यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो क्या कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकती हैं और फंड प्रोवाइड कर सकती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या कर सके, ये जो क्लाइमेट चेंज है उस पर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके और उनके जो नेशनल इंटरेस्ट भी हैं वो भी यहाँ पे लॉस ना हो। ओके, आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज
स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन कंट्रोल इज डॉग बाय अ बैड साइंस। अब यहाँ पे ABC एक रूल है, आप सभी को पता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, ये 2001 में आया था, जिसमें मेन एम ये था कि जो डॉग्स है उनका डॉग्स एंड कैट्स हैं उनका स्टरलाइजेशन करेंगे और जो पॉपुलेशन उसको कंट्रोल किया जाएगा। बट इसको अच्छे से इसका इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हुआ था, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है। एट प्रेजेंट इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 65 जो मिलियंस हैं डॉग्स की, अगर पॉपुलेशन देखें तो कितनी है, 65 मिलियन यहाँ पर डॉग्स इंडिया में प्रेजेंट है। और कंटिन्यूस हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हॉरर स्टोरीज हमारे सामने आ रही है, जैसे कि जो चिल्ड्रंस हैं, स्पेशली जो चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली और रूरल एरिया में, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो डॉग्स हैं उन पर क्या कर रहे हैं, उनको हंटिंग हो रही है एक तरीके से, और उन पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह रहे हैं अटैक हो रहा है। चिल्ड्रन की बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, ओल्डर पीपल हैं, उनके ऊपर भी क्या हो रहे हैं कि जो डॉग्स हैं वो यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस आर्टिकल में मेनली डिस्कस किया गया है, ये जो न्यू रूल है, ABC रूल है, उसको यहाँ पे फिर से रिवाइव किया गया है 2020 थी। बट इसी रूल को यहाँ पे कहा गया है कि इसमें कुछ प्रोग्राम्स है जिसको यहाँ पे फेल किया गया है। स्पेशली अगर हम देखें, द पॉलिसी एम टू इम्प्लीमेंट द टेक्निक कॉल्ड कैच, न्यूट्रल, वैक्सीनेट एंड रिलीज। ये जो न्यू हमारी जो रूल्स आए हैं 2023, इसमें यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारी चीज जो लॉजिकल साइंस होनी चाहिए, जो लॉजिक होनी चाहिए इसके पीछे, उसको यहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ पे लैग कर रहा है। इस पॉलिसी में जो मेन टारगेट है, जो मेन टेक्निक उसको कौन सी है, आप डॉग है उसको कैच करिए, उसको न्यूट्रल करिए, फिर उसको वैक्सीनेट करिए और उसको फिर से उसी प्लेस पर जहां से आपने उसको कैच किया उसको यहाँ पर रिलीज कर दीजिए। ठीक है, टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ फ्री रेगिंग डॉग्स एंड कैट्स। जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आप उसको स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे, तो ये केसेस हमारे सामने कम होगा और पॉपुलेशन यहाँ पे कंट्रोल होगी। बट ये जो सारी चीजें अगर हम देखें, पहले भी था, बट इशू कहां पर आ रहा था, इशू आ रहा था जो डॉग्स हैं उनका नंबर इसलिए बढ़ रहा था। सबसे पहला इशू आता है किसमें, फंड पे। जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर फंड नहीं मिलता। फंड नहीं मिलने के कारण वो क्या कर रहे थे पहले कि अगर हम देखें तो देखिए, डॉग्स आर इनक्रेडिबली frequent animals and reproduce a high rate if enough resources are available. Both fields and modeling study shows that nearly 90% of dog population needs to be sterilized over a short period of time to achieve sustained population reduction over the 10 to 15 years. अगर हमें यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल चाहिए डॉग्स का, तो यहाँ पर 90% ऑफ जो डॉग्स है उनकी जो पॉपुलेशन उनको यहाँ पे स्टरलाइज करना होगा। बट यहाँ पर ये हो रहा है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उन्होंने बजट में, उनको इतनी बजट नहीं मिलती, इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण पहले तो वहां पे जो डॉग्स का डेटा है उसको सबसे पहले वो सामने नहीं आ पाता। और डेटा जो भी सामने आता भी तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो थोड़े बहुत जो डॉग्स होते हैं उनको यहाँ पे कैच करते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं और फिर उनको यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। जिसके कारण आप देख सकते हैं जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होनी चाहिए, जो प्रोसेस होनी चाहिए, उसको यहाँ पे फॉलो अप नहीं किया जा रहा है। तो जिसके कारण हमें क्या देखने को मिला है कि जो डॉग्स का जो नंबर है, पॉपुलेशन है, उसको हम कंट्रोल यहाँ पर नहीं कर पाए। नेक्स्ट इसमें बात की गई है फीडिंग डॉग्स। अब इस रूल में मेनली क्या गया है कि जो लोग यहाँ पे डॉग्स को फीड करते हैं तो उन पर भी क्या है, कुछ रूल्स हैं। जैसे कि आप जो डॉग्स को फीड कर रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि जो डॉग्स है वो बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं हो रहा, वो डॉग वैक्सीनेटेड है या नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। अब इसमें मेनली एक बात और कही है कि जैसे कि डॉग्स जब यहाँ पर हमको बाइट करते हैं तो उनके सलाइवा में अगर वो रैबिड है तो यहाँ पे जो रेबिस उसके बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि इसमें ये कहा कि इस रूल में द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल इज दैट द ABC रूल्स बैन द यूथेनेशिया ऑफ रैबिड एनिमल्स, मेकिंग इंडिया द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू फॉलो सच अ क्रूअल प्रैक्टिस। अब यहाँ पे एक हजार ABC रूल में जो यूथेनेशिया है उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। यूथेनेशिया एक तरीके से ऐसे ही कि मतलब कि आप मतलब डॉग को जो मतलब उनको पेन ना हो, पेनफुल किलिंग के बारे में बात की जा रही है कि जो भी यहाँ पे डॉग्स यहाँ पे रैबिट्स हैं उनको रैबिज है तो उसको यहाँ पे क्या कर दिया, उनको पेनफुल किलिंग ना कि मतलब उनको एक तरीके से किल कर देना, बट वहाँ पे पेनफुल ना हो। तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि इसको यहाँ पे बैन करके रखा है और इसी के चलते यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे इसको बैन किया गया है। सच अ क्रूअल प्रैक्टिस, ये कैसी है, एक क्रूअल प्रैक्टिस किस तरह हम सामने आती है। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया कि solving this problem require a multi-pronged approach, some difficult decisions, strict parent-owner law, ban on irresponsible feeding in public places, and encouraging adoption and long-term sheltering of homeless dogs will result in
विन विन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसमें ये बात की जा रही है, जैसे कि हम कुछ लोग होते हैं डॉग्स को फीड करते हैं, अब हम उस पर्टिकुलर एरिया में जब फीड करने जाते हैं उनको, तो वो क्या हो जाते हैं फिर धीरे धीरे, जैसे कि नाइट टाइम में या फिर जब हम उनको फीड नहीं करते हैं तो उस टाइम पे वो और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वॉलेंट होने लगते हैं और वो हम पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच अपनानी होगी। जो स्ट्रिक्ट पेरेंट ऑनरशिप है उसके लिए लॉ लेकर आना होगा। जो ये इररिस्पॉन्सिबल फीडिंग होती है पब्लिक प्लेसेस पे उसको यहाँ पे बैन करना होगा। लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना होगा कि वो क्या करें, एडॉप्शन करें या फिर लॉन्ग टर्म शेल्टरिंग, और होमलेस जो डॉग्स हैं उनको यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करें, जिससे क्या हो सकती है, एक विन विन सिचुएशन हो सकती है और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे रोक सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सेटनोफोरा न्यूट्रल नेट शोज द ओरिजिन ऑफ नर्व सिस्टम। अब यहाँ पे मैराइन इकोसिस्टम की बात की जा रही है। तो देखिए, द इवोल्यूशन ऑफ नर्व सिस्टम मे हैव फॉलोड मल्टीपल पाथ्स एंड राइजन इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे नर्व सिस्टम की बात की जा रही है कि नर्व सिस्टम मतलब कि एक तरीके से हम देखें तो मल्टीपल पाथ फॉलो किए हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्या इंडिपेंडेंटली फॉलो होती हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, एज पर स्टडी सेटोफोर्स मैराइन invertebrates that contain an elaborated nervous system, जो एक यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स है, उसमें जो नर्व सिस्टम होता है वो नेट की तरह होता है, मतलब जैसे पूरा नेट होता है ना, आपने नेट का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरीके से होता है। तो ये इस तरीके से उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि, और अगर हम इसको जेलीफिश से कॉमनली इसको हम कॉम जेलीज भी कहते हैं, ये जो नर्व सिस्टम होता है इसको कॉम जेलीज भी कहा जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, नर्व्स ऑफ साइटोफोर्स इज डिफरेंट देन द नर्व नेट फाउंड इन स्पीशीज फाउंड इन अदर लीनेज ऑफ एनिमल्स। तो इसमें जो ये कॉम जेलीज हैं, इसमें ये जो नर्व सिस्टम पाया जाता है, तो जो अदर एनिमल्स हैं, अदर लीनेज ऑफ एनिमल्स हैं, उनसे क्या ही थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। प्रोवाइडिंग अ न्यू इंसाइट इनटू द कॉम्प्लेक्स ओरिजिन ऑफ नर्व सिस्टम। ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, नर्व सिस्टम का एक न्यू इंसाइट प्रोवाइड करता है कि जो नर्व सिस्टम है वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करता है, उसका भी क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। ओके, तो ये आपके लिए एक फैक्ट सामने ऐसा एज अ फैक्ट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज इतने ही आर्टिकल थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।